ड्रामा की शुरुआत होती है एक शादी से, जहां मेल लीड एडवर्ड और विक्टोरिया की शादी हो रही होती है। वहीं फीमेल लीड डेजी विक्टोरिया की फ्रेंड होती है। लेकिन वेडिंग पार्टी में एडवर्ड नहीं आता, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं होता। असल में एडवर्ड और विक्टोरिया की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। पार्टी के दौरान विक्टोरिया डेजी से कहती है, आज मेरी शादी है, मैं जल्दी से नशे में नहीं आना चाहती, प्लीज़ मेरी जगह तुम ड्रिंक कर लो। तो डेजी वह ड्रिंक पी लेती है। इसके बाद एडवर्ड को उसका असिस्टेंट वेडिंग नाइट के लिए वाइफ का रूम नंबर बताता है, 406, और वह कहता है 409 में मत जाना, वहाँ ब्राइड्समेड का रूम है। एडवर्ड ने विक्टोरिया को कभी देखा ही नहीं था। होटल में रूम नंबर 406 उल्टा दिखता है और वह 409 लगने लगता है। दोनों ही दरवाज़ों पर 409 लिखा नज़र आता है। इसी कन्फ्यूजन में एडवर्ड गलती से विक्टोरिया के बजाय डेजी के रूम में चला जाता है। डेजी ड्रिंक की वजह से नशे की हालत में होती है और सो रही होती है। एडवर्ड जैसे ही वहां जाता है, डेजी अनजाने में अपना सिर उसके ऊपर रख देती है। एडवर्ड को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वह सोचता है कि यह उसकी वाइफ है। एडवर्ड डेजी को किस करने लगता है और डेजी को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वह बेहोशी की हालत में होती है। इसके बाद एडवर्ड उसे छूने लगता है और दोनों के बीच इंटीमेसी हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया पूरी रात एडवर्ड का इंतज़ार करती है कि वह आएगा और वेडिंग नाइट साथ बिताएगा। सुबह होते ही डेजी उठती है और एडवर्ड पर चिल्लाती है, तुम कौन हो? एडवर्ड कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? डेजी गुस्से में जवाब देती है, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ, मैं तो ब्राइड्स मेड हूँ और अपनी फ्रेंड विक्टोरिया की शादी में आई थी। इतने में विक्टोरिया बाहर से चिल्लाते हुए कमरे के अंदर आ जाती है और देखती है कि एडवर्ड और डेजी साथ में है। वह डेजी को गालियाँ देने लगती है, तुमने मेरे हस्बैंड के साथ रात गुजारी जानबूझकर, तुम्हें पता था कि वह मेरा हस्बैंड है। डेजी बहुत समझाने की कोशिश करती है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। लेकिन विक्टोरिया मानने से इनकार कर देती है। एडवर्ड बीच में बोलता है, यह सब एक एक्सीडेंट था, वह भी विक्टिम है, तुम उसे क्यों डांट रही हो? असिस्टेंट भी कहता है, सर को मैंने जो नंबर बताया था वह उल्टा नज़र आया, शायद इसी वजह से वह गलत रूम में चले गए। विक्टोरिया एडवर्ड पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी वाइफ पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार करती रही और तुम यहाँ किसी और के साथ थे, पार्टी में भी नहीं आए और शादी के दिन तक सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। एडवर्ड गुस्से में जवाब देता है, यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? लेकिन विक्टोरिया सारा ब्लेम डेजी पर डाल देती है। यह सब डेजी की चाल है, यह गरीब लड़की है, इसे सिर्फ पैसों से मतलब है, मेरे रिच हस्बैंड को देखकर इसने जानबूझकर ऐसा किया। डेजी बहुत रोने लगती है। एडवर्ड उसकी हालत देखकर समझ जाता है और विक्टोरिया को संभालने की कोशिश करता है। वह विक्टोरिया से कहता है, तुम्हारी स्मिथ फैमिली जो भी मुझसे प्रोजेक्ट चाहती थी मैं उन्हें दे दूंगा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। विक्टोरिया गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। तभी एडवर्ड डेजी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो। वह एक एक करके पूछता है, क्या तुम्हें इतने पैसे चाहिए? लेकिन जब डेजी कुछ नहीं बोलती तो वह उसे एक ब्लैंक चेक दे देता है। डेजी गुस्से में चेक उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए, तुमने सब बर्बाद कर दिया। और फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तैयार होते हुए डेजी सोचती है, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है डैनियल, मैं कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई और आज पहली बार मैं किसी और के हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो गई, मैं ये सब कैसे एक्सेप्ट करूँ? यह सोचकर वह रोने लगती है। जब डेजी जा रही होती है तभी विक्टोरिया उसे रोक कर कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? डेजी बोलती है, देखो तुम मेरी दोस्त हो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, उल्टा मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। लेकिन विक्टोरिया कुछ नहीं सुनती और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, यहाँ से चली जाओ। डेजी वहाँ से चली जाती है। तभी एडवर्ड अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या वो चली गई? असिस्टेंट कहता है, हाँ। एडवर्ड फिर पूछता है, क्या उसने मेरे बारे में कुछ बोला? असिस्टेंट जवाब देता है, नहीं, उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद डेजी अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, क्योंकि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। डेनियल उसे बहुत प्यार करता था। उसने डेजी को कभी भी छूने की कोशिश नहीं की थी, जैसा कि डेजी चाहती थी। वह उसे बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन डेजी रोने लगती है। मैं उसे ये सब कैसे बताऊं?
उसने मुझे आज तक कभी टच नहीं किया और किसी स्ट्रेंजर ने मुझसे पहले सब कुछ कर लिया। घर पहुंचते ही डेजी डैनियल के गले लगकर रोने लगती है। डैनियल हंसते हुए कहता है, इतनी याद आई कि रोने लगी? देखो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाया है। वह टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है। डेजी अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखकर कहती है, आखिर ये सब क्यों हुआ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। काश आप लोग होते तो मैं आज आपको सब कुछ बता पाती। इसके बाद डेजी अपनी कंपनी में काम पर जाती है। वहाँ लिफ्ट लेती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि अंदर एडवर्ड खड़ा है, वह लिफ्ट लेने से मना कर देती है। अपने वर्क डेस्क पर उसे बोला जाता है, अपने मैनेजर को डिज़ाइंस दिखाओ। वह मैनेजर के पास जाती है, लेकिन जैसे ही रूम में एंट्री करती है, देखती है कि मैनेजर के साथ वहाँ चेयरमैन भी बैठे हैं और वो चेयरमैन एडवर्ड ही होता है। एडवर्ड उसे देखते ही नर्वस हो जाता है और उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। मैनेजर गुस्से में कहता है, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? देख नहीं रही सर के कपड़ों पर कॉफ़ी गिर गई है? जल्दी से नैपकिन दो। डेजी जाकर नैपकिन देती है, फिर कहती है, मैं आपके पास अपना काम लेकर आई थी दिखाने के लिए। मैनेजर कहता है, जब यहाँ सर बैठे हुए हैं तो तुम डायरेक्टली उन्हें ही दिखा दो। डेजी अपना पूरा काम एडवर्ड को समझाने लगती है। एडवर्ड उसे ध्यान से देखता है और उसका काम भी उसे पसंद आता है। मैनेजर कहता है, क्यों ना तुम आज हमारे साथ डिनर पर चलो? डेजी साफ मना कर देती है। बाहर निकलते ही उसका बॉयफ्रेंड डेनियल बाहर इंतज़ार करता हुआ मिलता है। उसे देखकर मैनेजर एडवर्ड से कहता है, इसलिए ये हमारे साथ डिनर पर नहीं आई। इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ गया। एडवर्ड हैरानी से पूछता है, क्या उसका बॉयफ्रेंड भी है? मैनेजर जवाब देता है, हाँ। फिर जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो डेजी का बॉयफ्रेंड डैनियल उससे कहता है, क्यों ना हम डिनर पर चलें? डेजी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, और मैं अपनी फेवरेट डिश खाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कैसी हो? डैनियल विक्टोरिया को हेलो करता है, लेकिन वह जवाब तक नहीं देती। इसके बजाय कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की करतूतें? मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। डेजी तुरंत उसे साइड में ले जाती है और कहती है, उस दिन जो हुआ एक्सीडेंट था, मेरे साथ भी सब गलत हुआ, लेकिन अब मैं उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। तो क्या तुम भी मुझे जाने दोगी? विक्टोरिया गुस्से में कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वह डेजी को इग्नोर करती है और डैनियल के पास जाकर कहती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या किया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी शादी में मेरे ही हस्बैंड के साथ रात गुजार कर आई है। उसने सोचा कि मेरे हस्बैंड के बेड में जाकर रिच हो जाएगी। यह सुनकर डैनियल गुस्से से डेजी से पूछता है, क्या ये सब सच है? डेजी, मुझे बताओ। डेजी रोते हुए कहती है, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं भी नहीं जानती थी कि ऐसा कैसे हो गया। जब सुबह उठी तो मैंने तुम्हारी वाइफ के हस्बैंड को अपने कमरे में पाया। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। डैनियल गुस्से में जवाब देता है, मैंने तुम्हें कभी टच तक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम सिंपल लड़की हो। मैंने सोचा कि शादी से पहले ये सब चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं होंगी, लेकिन अब पता चला कि मैं कितना गलत था। डेजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। डेजी रोने लगती है। आखिर मुझ पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता? विक्टोरिया ठंडी आवाज़ में कहती है, तुमने जो किया गलत किया, और चाहे तुम कितनी भी सफाई दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे घिन आती है यह सोचकर कि तुम उसके साथ पूरी रात थी। मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूल पाऊंगी। बस देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इतना कहकर विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। जब डेजी घर लौटती है तो देखती है कि डैनियल जा चुका है। थोड़ी देर बाद डैनियल अपना सामान लेने वापस आता है। डेजी को लगता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया, तो वह रोक कर कहती है, मुझे पता था तुम वापस ज़रूर आओगे। लेकिन डैनियल ठंडी नज़रों से कहता है, मैं तो बस अपना सामान लेने आया हूँ। डेजी रोते हुए कहती है, मेरे मॉम डैड जब से इस दुनिया में नहीं रहे, तब से मेरे साथ सिर्फ तुम थे। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। डैनियल कठोर आवाज़ में कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डेजी को कॉल आता है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। वह टूट कर कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने क्या गलती की है? तभी जवाब मिलता है, तुमने चेयरमैन की वाइफ को हर्ट किया है, इसी वजह से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया। डेजी रोने लगती है और अचानक उसे उल्टी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है।
अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। वह घर लौटने लगती है। कंपनी में डेजी की जगह जब कोई और लड़की आती है तो एडवर्ड पूछता है, वो लड़की कहाँ गई? तब डेजी की कॉलीग बताती है, वो जा चुकी है क्योंकि विक्टोरिया माम के थ्रू उसे कंपनी से निकाल दिया गया। ये सुनकर एडवर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपने असिस्टेंट के साथ डेजी का पता लगवाता है और उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां डेजी नहीं होती। दरवाजे से एक औरत बाहर निकलती है और एडवर्ड को बताती है, डेजी और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। वो बहुत अच्छी लड़की थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। ऊपर से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। एडवर्ड डेजी को ढूंढने लगता है और आखिरकार उससे मिल जाता है। डेजी हैरानी से कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एडवर्ड मुस्कुराकर कहता है, कल से तुम कंपनी आ सकती हो। उसी समय डेजी को कॉल आता है, आपको कंपनी में वापस ले लिया गया है, कल से आप फिर से जॉब ज्वाइन कर सकती हैं। डेजी खुश होकर एडवर्ड से कहती है, धन्यवाद सर। एडवर्ड जाने लगता है तो डेजी उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। एडवर्ड बोलता है, बिल्कुल बताओ। डेजी धीरे से कहती है, क्या आप विक्टोरिया को समझा सकते हैं कि कम से कम डेनियल को परेशान न करे, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। एडवर्ड जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, यह सब पर्सनल मैटर्स मैं हैंडल कर लूँगा। डेजी कहती है, धन्यवाद। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कंपनी में जब एडवर्ड काम कर रहा होता है तो वहाँ विक्टोरिया आती है और कहती है, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आज रात हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। एडवर्ड सख्त लहजे में जवाब देता है, भूलो मत, हमारी शादी सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम्हें मेरी कंपनी से जितने पैसे या प्रोजेक्ट्स चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं लिखा था कि तुम्हें मेरी वाइफ और मुझे तुम्हारे हस्बैंड की तरह रहना होगा, इसलिए मुझसे दूर रहो। विक्टोरिया गुस्से में पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एडवर्ड शांत स्वर में कहता है, अगर चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म हो सकता है। यह सुनकर विक्टोरिया तिल मिलाकर कहती है, तुम उस डेजी के साथ तो पूरी रात बिताकर आए और अब मुझे ऐसे बोलते हो? और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड मन ही मन सोचता है, मुझे इस विक्टोरिया के परफ्यूम से ही एलर्जी है, पता नहीं क्यों, लेकिन सिर्फ डेजी की खुशबू ही मुझे अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया को किसी से कॉल आता है। चेयरमैन एडवर्ड ने डेजी को वापस कंपनी में ले लिया है, वो अब फिर से काम कर रही है। डेजी जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है, कहीं तुम्हें एडवर्ड सिर पसंद तो नहीं करते, वरना तुम्हें पर्सनली आकर वापस कंपनी क्यों लाते? डेजी तुरंत कहती है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, उनकी एक वाइफ भी है। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है और गुस्से में कहती है, डेजी जल्दी मेरे पास आकर अपना काम रिपोर्ट करो, वैसे भी तुम बहुत बेशर्म हो, दूसरों के हस्बैंड्स को सिड्यूस करती हो। डेजी शांत रहकर कहती है, मैं अपना काम अपने मैनेजर को रिपोर्ट करती हूँ, आपको मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विक्टोरिया धमकी भरे स्वर में कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी डिपार्टमेंट हेड को कॉल कर दूंगी। डेजी मजबूर होकर कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। डेजी जैसे ही अपना काम सबमिट करने जाती है, विक्टोरिया बदला लेने का मौका नहीं छोड़ती। वह कहती है, पहले मुझे चाय दो। डेजी जैसे ही उसे चाय देती है, विक्टोरिया जानबूझकर चाय डेजी पर और थोड़ा अपने ऊपर भी गिरा देती है, फिर ब्लेम भी डेजी पर ही लगा देती है। इसके बाद विक्टोरिया कहती है, अब अपना काम दिखाओ। जैसे ही डेजी फाइल देती है, विक्टोरिया गुस्से में सारे पेपर्स फाड़ देती है। डेजी घबराकर कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये मेरी पूरे महीने की मेहनत है। डेजी जैसे ही पेपर्स उठाने झुकती है, विक्टोरिया उसका हाथ अपने पैर से कुचल देती है और ताना मारती है, एक दिन के अंदर इस कंपनी से निकल जाओ, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। डेजी पूरी रात मेहनत करके पेपर्स दोबारा तैयार करती है। थकान से उसकी हालत बिगड़ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जब डेजी घर लौटने लगती है, रास्ते में उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह एडवर्ड से टकरा कर बेहोश हो जाती है। एडवर्ड उसकी फ्रेंड से पूछता है, इसे क्या हुआ? फ्रेंड बताती है, विक्टोरिया मैम ने इसके सारे पेपर्स फाड़ दिए थे, इन्हें दोबारा बनाने के लिए इसने पूरी रात काम किया है। एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबसे पहले वह डेजी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एडवर्ड पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का ध्यान क्यों नहीं रखते? लेकिन डॉक्टर कुछ और कह पाते उससे पहले ही डेजी बीच में बोलती है,
ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे सब पता है, आप चुप रहिए। डॉक्टर शांत होकर कहते हैं, तुम्हें ओवर टाइम काम नहीं करना चाहिए और जो दवाइयाँ लिखी हैं उन्हें टाइम पर लेना। एडवर्ड हैरान होकर पूछता है, ये तो प्रेग्नेंट वुमेन की दवाइयाँ हैं। डेज़ी कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे बचपन से ही इन चीज़ों की कमी है, इसलिए ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसी समय विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डेज़ी पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन एडवर्ड बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो इसकी हालत ऐसी न होती। विक्टोरिया गुस्से में कहती है, तुम आखिर डेज़ी के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? जो आदमी औरतों की तरफ कभी देखता तक नहीं था, वो आज इसके लिए हॉस्पिटल तक आ गया। एडवर्ड ठंडी आवाज़ में कहता है, अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी कंपनी में मैंने कितने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं और मैं उन्हें वापस ले लूँगा। विक्टोरिया गुस्से में हॉस्पिटल से चली जाती है। डेज़ी फिर एडवर्ड पर ही गुस्सा कर देती है और कहती है, आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आपकी एक वाइफ है और मैं भी किसी और को पसंद करती हूँ। आप ऐसे मुझसे मिलने नहीं आ सकते। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। एडवर्ड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में डेज़ी घर लौट रही होती है, तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर कहता है, प्रेसिडेंट की मॉम ने तुम्हें अपने घर आने को कहा है। डेज़ी हैरानी से पूछती है, क्या आप जानते हैं कि उनकी माँ ने मुझे क्यों बुलाया है? मैनेजर कहता है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो वो अपना इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से हटा लेंगी और तुम जानती हो कि उनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स इतने बड़े स्केल पर बन पाते हैं। मैनेजर कहता है, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट हटा दी तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोगों की जॉब जा सकती है। यह अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। डेज़ी मजबूर होकर कहती है, ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊँगी। जैसे ही डेज़ी एडवर्ड के घर पहुंचती है, उसकी माँ उससे मिलती है, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं होते। एडवर्ड की माँ कहती है, मैं तुम्हारे डिज़ाइंस देखकर इम्प्रेस हूँ, क्या तुम मुझे इंक पेंटिंग सिखा दोगी? मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। डेज़ी पोलाइटली जवाब देती है, माफ़ करना माम, लेकिन मैंने मॉडर्न पेंटिंग सीखी है, इंक पेंटिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एडवर्ड की माँ हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे लिए एक काम तो कर ही सकती हो। मेरे पास प्योर गोल्ड की इंक्स हैं, इनकी कीमत 100 करोड़ है, इसमें 10 इंक्स हैं। मैं चाहती हूँ कि ये डब्बा धूप में सुखा दो। मैं हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें धूप में खड़ा रहकर ये काम करना होगा। डेज़ी हैरान होकर कहती है, माफ़ कीजिए माम, लेकिन मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूँ, मैं आपके बेटे की कंपनी में एम्प्लॉई हूँ। और वह जाने लगती है। तभी एडवर्ड की माँ उसे रोकती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी से हटा लूँ? अगर नहीं चाहती तो ये काम कर लो। डेज़ी मजबूर होकर मान जाती है। वह इंक लेकर धूप में खड़ी हो जाती है। उसी समय विक्टोरिया एडवर्ड की माँ से कहती है, धन्यवाद अंकली। एडवर्ड की माँ मुस्कुराकर जवाब देती है, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे और एडवर्ड के बीच कोई और नहीं आ सकता। यह सुनकर विक्टोरिया मन ही मन खुश होती है और सोचती है, एडवर्ड, तुम जितना चाहो डेज़ी को बचाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी माँ तो सिर्फ मुझे ही मानती है। दोनों हंसते हैं और कहती हैं, इतनी धूप में ये बेहोश होकर गिर जाएगी और जब इंक गिर जाएगी तो हम इसे जेल भेज देंगे। इतना बड़ा नुकसान किया है, इसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। डेज़ी धूप में खड़ी होकर थकने लगती है। वह सोचती है, ये सब मेरे साथ उसी दिन से हो रहा है जब से वो एक्सीडेंट एडवर्ड के साथ हुआ था। शायद वही मेरे लिए सब मुश्किलें ला रहा है। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। तभी वहाँ से एक सर्वेंट गुजरती है और डेज़ी को धक्का दे देती है। डेज़ी ज़मीन पर गिर जाती है और सारे इंक्स भी नीचे गिर जाते हैं। तभी विक्टोरिया वहाँ आकर कहती है, तुमने तो मेरी मदर इन लॉ का इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, क्या तुम इन्हें पकड़ नहीं सकती थी? डेज़ी रोते हुए कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, किसी ने मुझे धक्का दिया। विक्टोरिया ताने मारते हुए कहती है, मुझे तो यहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा, धक्का किसने दिया? डेज़ी जवाब देती है, मैं सच बोल रही हूँ, तुम चाहो तो CCTV फुटेज देख लो। विक्टोरिया हंसते हुए कहती है, सॉरी, लेकिन वो आज ही ख़राब हुआ है। फिर विक्टोरिया ठंडी आवाज़ में कहती है, अब तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने 100 करोड़ का नुकसान कर दिया है।
बॉडीगार्ड, इसे जल्दी से जेल ले जाओ, इसे कम से कम 3 साल की सज़ा तो मिलेगी ही। यह सुनकर डेज़ी डर जाती है। वह प्रेग्नेंट थी और सोचती है, ऐसे में मैं अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी। वह गिड़गिड़ा कर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। डेज़ी रोते हुए कहती है, मुझे जेल मत भेजो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करूंगी। विक्टोरिया मन ही मन सोचती है, अगर मैंने इसे बाहर भी भेज दिया तो भी एडवर्ड इसे ढूंढ ही लेगा, क्योंकि वो इसे पसंद करता है। फिर वह सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। डेज़ी गिड़गिड़ाकर कहती है, मैं सच में जेल नहीं जा सकती, तुम मुझे जो भी कहोगी मैं करूँगी, मैं कंपनी भी छोड़ दूंगी। विक्टोरिया सोचती है, इससे थोड़ा मज़ा ले लेती हूँ। फिर वह कहती है, अगर माफ़ी चाहती हो तो मेरे सामने 100 बार अपना सिर पटको, तभी मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ़ कर दूँ। बेबस डेज़ी वैसा ही करने लगती है और अपना सिर पटक पटक कर घायल कर देती है। ये सब एडवर्ड का असिस्टेंट देख लेता है। वह घबरा कर सोचता है, मुझे ये बात तुरंत प्रेसिडेंट को बतानी होगी। वह तुरंत एडवर्ड के ऑफिस में कॉल करता है और दूसरी असिस्टेंट से कहता है, जल्दी उनसे बात करवाओ, ये अर्जेंट है। एडवर्ड गुस्से में फ़ोन उठाता है, अगर ये जेन्युइन बात नहीं हुई तो बहुत बुरा होगा, मैं अभी बहुत महंगी डील फाइनलाइज कर रहा हूँ। असिस्टेंट घबराते हुए कहता है, सर मैं अभी आपके घर पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि विक्टोरिया के सामने डेज़ी अपना सिर पटक रही थी। ये सुनकर एडवर्ड को झटका लगता है। वह तुरंत मीटिंग कैंसिल कर देता है और निकल पड़ता है। असिस्टेंट सोचता है, इतनी बड़ी डील की मीटिंग कैंसिल, आखिर ऐसा क्या हुआ। एडवर्ड घर पहुंचता है। डेज़ी ने उसके सामने 100 बार सिर पटक लिया था और रोते हुए कह रही थी, विक्टोरिया अब तो मुझे माफ़ कर दो। विक्टोरिया ठंडी आवाज़ में कहती है, नहीं, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। डेज़ी रोते हुए जवाब देती है, तुमने तो कहा था इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी, अपने वर्ड्स पर रहो। विक्टोरिया गुस्से में कहती है, तुम जैसी औरत जो मेरे हस्बैंड के बेड में चढ़ गई, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। गार्ड्स, इसे तुरंत जेल ले जाओ। तभी एडवर्ड गुस्से से चिल्लाता है, हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखाओ। एडवर्ड वहां आ जाता है। विक्टोरिया डर जाती है। एडवर्ड डेज़ी को पकड़ लेता है क्योंकि उसे चक्कर आने लगते हैं और उसके पेट में तेज दर्द होता है। एडवर्ड उसे गोद में उठाकर कहता है, जल्दी डॉक्टर को घर बुलाओ। असिस्टेंट तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। विक्टोरिया चिल्लाती है, एडवर्ड तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी वाइफ के सामने ये सब कर रहे हो। एडवर्ड सख्ती से कहता है, तुम्हें किसने कहा ये सब करने को, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतने में एडवर्ड की मदर आ जाती है और कहती है, किसने कहा कि मेरी बहू को घर से बाहर निकालेगा। एडवर्ड कहता है, क्योंकि इसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। विक्टोरिया तुरंत माँ से शिकायत करती है, डेज़ी ने आपका 100 करोड़ का नुकसान किया है, आपने इसे इंक सुखाने को कहा था और इसने गिरा दी। एडवर्ड कामली जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी माँ के अकाउंट में 100 करोड़ भेज देता हूँ। वह अपने असिस्टेंट से कहता है और ट्रांसफ़र करवाता है। असिस्टेंट कहता है, मैम आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया होगा, चेक कर लीजिए। विक्टोरिया गुस्से में चिल्लाती है, एडवर्ड तुम इस लड़की के लिए इतना सब करने लगे हो। एडवर्ड सख्ती से कहता है, साइड हटो। एडवर्ड की मदर कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वह उसके गुस्से से डर जाती है। विक्टोरिया माँ से कहती है, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपने इसे रोका क्यों नहीं। मदर कहती है, उसने पैसे वापस कर दिए, अब मेरे पास रीज़न ही नहीं बचा था। एडवर्ड डेज़ी को लेकर चला जाता है। डॉक्टर उसे चेक करने पहुंचते हैं और कहते हैं, पेट में दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि। तभी डेज़ी बीच में बोल देती है, मुझे प्राइवेसी चाहिए। डेज़ी कहती है, मैं अपनी रिपोर्ट किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। एडवर्ड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर डेज़ी को बताते हैं, तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारा बेबी अनस्टेबल हो गया है। एडवर्ड वापस आकर सॉफ्टली कहता है, सॉरी डेज़ी। डेज़ी गुस्से में जवाब देती है, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्या सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एडवर्ड समझाता है, ये सब मेरी मॉम की गलती थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। डेज़ी रोते हुए कहती है, जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी विक्टिम हूँ, मैं भी ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब मैं अकेली रह गई हूँ, लेकिन तुम्हारी वाइफ ये समझती ही नहीं और मेरा पीछा नहीं छोड़ती। गरीब को घर में बोर होते होते अपने 100 करोड़ का बोझ डालकर परेशान करना बहुत आसान है, जबकि मैं तुम्हारी कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ।
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। एडवर्ड फिर माफ़ी मांगता है। आई एम रियली सॉरी। डेजी गुस्से में बोल उठती है। आप रिच लोगों की आदत है कि हर चीज़ को पैसों में तौलते हो। अपने पैसे अपने पास रखो और मुझे शांति से जीने दो। चाहो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती हूँ, रेप का, क्योंकि उस रात जो हुआ वो मेरी इच्छा से नहीं था। मैं कमिटेड थी और लॉयल भी। अगली बार किसी ने भी ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगी। इतना कहकर डेजी वहाँ से चली जाती है, मन में सोचते हुए, मुझे अपने बेबी को इन लोगों से दूर रखना होगा, वरना उसे खतरा हो सकता है। कंपनी सीन कंपनी में डेजी की दोस्त कहती है, क्या तुम्हें पता है, प्रेसिडेंट फिर से ऑफिस आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो यहाँ बहुत रेयरली आते हैं। डेजी शांत स्वर में कहती है, मैंने नोटिस नहीं किया। फ्रेंड उत्सुकता से पूछती है, क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ को पहले से जानती हो? डेजी धीरे से जवाब देती है, हाँ, वो मेरी क्लासमेट थी, इसलिए जानती हूँ। फ्रेंड फिर पूछती है, तो वो तुम्हें हर वक्त टारगेट क्यों करती रहती है? डेजी समझाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। तभी उसकी दोस्त नीचे झुककर देखती है कि डेजी ने फ्लैट चैपल्स पहनी है। वह पूछती है, तुमने फ्लैट्स क्यों पहने हैं? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एडवर्ड, जो वहीं से गुजर रहा होता है, मन ही मन सोचता है, अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। डेजी अपनी दोस्त को साफ कहती है, कैसी बातें कर रही हो, मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एडवर्ड अपने असिस्टेंट से पूछता है, सब कुछ सेटल कर लिया? असिस्टेंट जवाब देता है, हाँ सर, आज के बाद विक्टोरिया मैम डेजी को परेशान नहीं करेंगी। एडवर्ड संतोष से वहाँ से चला जाता है। डेनियल सीन। डेजी को डेनियल के दोस्त का कॉल आता है। डेनियल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और वह तुम्हारे बारे में बार बार बातें कर रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। डेजी वहाँ पहुँचती है और पूछती है, वो कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा। दोस्त कहता है, वो बार के अंदर होगा। डेजी बार की तरफ बढ़ती है। उसी समय एडवर्ड भी वहाँ होता है, किसी बिजनेस डील के लिए। वह डेजी को देख लेता है। असिस्टेंट उसे बुला लेता है तो एडवर्ड कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम देखना कि डेजी यहाँ किस लिए आई है। अंदर डेजी डेनियल को देखती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? देखो, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। चलो, मैंने कार बुक कर ली है। डैनियल नशे में धुत होता है। डैनियल सीन। डैनियल रोते हुए कहता है, प्लीज़ डेजी, मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। डेजी गंभीर स्वर में जवाब देती है, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, दूर रहो मुझसे। डैनियल गुस्से से बोलता है, तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो और खुद किसी रिच आदमी के साथ रात गुजार आई हो। मुझे पता है तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। वह डेजी के करीब आने की कोशिश करता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी डेजी को उल्टी आ जाती है और वह साइड में चली जाती है। डैनियल ताना मारता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यह पक्का उसी रिच आदमी का बच्चा होगा। डेजी गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। डैनियल चिल्लाता है, मुझे लगता था तुम बहुत सीक्रेट हो, लेकिन तुम तो बहुत चीप निकली। किसी रिच आदमी को देखकर उसके पास चली गई। वह डेजी को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और कहता है, इतने सालों तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुमने मुझे कभी छूने नहीं दिया। आज मैं ये मौका ज़रूर लूँगा। उसी वक्त एडवर्ड वहाँ आ जाता है और डैनियल को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। डैनियल ज़मीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है, तुम कौन हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों आ रहे हो? डेजी कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। एडवर्ड डेजी को पीछे करता है और डैनियल से कहता है, जब वो ना बोल रही है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? डैनियल चीखता है, तो तुम ही वो रिच आदमी हो जिसके साथ डेजी ने रात बिताई। सब तुम्हारी वजह से हुआ। पहले हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, अब सब खत्म हो गया। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया, अब तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। एडवर्ड हैरान होकर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? डेजी चुप रहती है। डैनियल गुस्से में कांच की बोतल एडवर्ड के हाथ पर मार देता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। एडवर्ड का असिस्टेंट वहां आ जाता है। एडवर्ड कहता है, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। असिस्टेंट तुरंत डैनियल को हटवा देता है। एडवर्ड डेजी को लेकर बाहर निकलता है और कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले एक बात बताओ, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? डेजी गुस्से से कहती है, तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? वो नशे में है, कुछ भी बोल रहा है। वह बात टालकर घर जाने लगती है। एडवर्ड एंड डेजी एट होम।
डेजी जैसे ही घर आती है, एडवर्ड बिना पूछे अंदर बैठ जाता है। डेजी चिढ़कर कहती है, मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकती, मेरी केटल टूटी हुई है। एडवर्ड मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मेरे हाथ की पट्टी ही कर दो। डेजी ठंडी आवाज़ में कहती है, नीचे मेडिकल स्टोर है, वहीं से करवा लेना, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। एडवर्ड गंभीर होकर कहता है, क्या तुम भूल गई मेरी ये चोट किस वजह से लगी है? डेजी घबराकर बैलेंस खो देती है और एडवर्ड पर गिर जाती है। एडवर्ड उसके करीब आता है। डेजी हिचकिचाकर पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने जो भी गलती की, आपसे रूडली बात की, उसके लिए सॉरी। एडवर्ड उठ जाता है और कहता है, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा और कंपनी छोड़ूंगा, रेडी रहना। डेजी इनकार करती है, मुझे ज़रूरत नहीं है। एडवर्ड सख्ती से जवाब देता है, ये ऑर्डर है, चॉइस नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन डेजी एडवर्ड से बचने के लिए दूसरे रास्ते से निकलती है, लेकिन वहाँ एडवर्ड का असिस्टेंट मिलता है जो कहता है, हेलो मिस डेजी। डेजी उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ जाती है और सीधे एडवर्ड से टकरा जाती है। एडवर्ड हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? डेजी झुंझलाकर कहती है, क्या आपके पास कोई काम नहीं है? आप तो बड़े बॉस हो। एडवर्ड भौहें चढ़ाकर पूछता है, क्या कहा तुमने? डेजी जल्दी से संभालती है, मेरा मतलब था कि आप हाई पोजीशन पर हो, मुझ जैसी नॉर्मल एम्प्लॉई को पिकअप क्यों कर रहे हो? एडवर्ड सख्ती से कहता है, चुपचाप चलो, और वह उसे अपने साथ ले जाता है। एडवर्ड डेजी को कंपनी तक छोड़ता है। कंपनी की एम्प्लॉयज़ उन्हें देख लेती हैं और एक दूसरे को अजीब नज़रें देने लगती हैं। डेजी तुरंत कहती है, अब आप चले जाइए, आपने मुझे छोड़ दिया है, सब देख रहे हैं। एडवर्ड मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, लेकिन दोपहर में मैं तुम्हारे साथ लंच करने आऊँगा, रेडी रहना। डेजी मना करती है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडवर्ड बिना कुछ सुने चला जाता है। तभी डेजी की दोस्त आकर कहती है, क्या चल रहा है? आज तो बॉस खुद अपनी कार से तुम्हें छोड़ने आए थे। डेजी झुंझलाकर कहती है, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पास खड़ी कुछ एम्प्लॉयज़ गॉसिप करने लगती हैं। एडवर्ड सर की तो शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ भी है, क्या डेजी उनकी मिस्ट्रेस बनने वाली है? यह सुनकर डेजी की फ्रेंड गुस्से में कहती है, तुम लोग अपने काम से काम रखो, और फिर वह डेजी को वहाँ से ले जाती है। एडवर्ड्स कार फ्लैशबैक। एडवर्ड कार में बैठा सब याद कर रहा होता है। उसे याद आता है जब डैनियल और डेजी की लड़ाई हो रही थी। उस समय एडवर्ड ने डैनियल से कहा था, तुम तो बाप बनने लायक भी नहीं हो, उसका ख्याल भी नहीं रख पाओगे। तभी डैनियल ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट एडवर्ड के हाथ में थमाई थी और गुस्से में कहा था, यह बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से यह हुआ। उसके मॉम डैड एक्सीडेंट में मर गए थे और तब से मैं उसके साथ एक ही घर में रहता हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल से पास आउट हुए और एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसने मुझे कभी छूने तक नहीं दिया। मैंने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की। उसका फर्स्ट टाइम तुमने ले लिया और सब बर्बाद कर दिया। यह सुनकर एडवर्ड शॉक होने के बजाय खुश हो गया था और प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता रह गया। उसी वक्त डैनियल ने उसे एक मुक्का मारा और एडवर्ड नीचे गिर गया। जाते जाते डैनियल ने कहा था, अगर तुमने फ्यूचर में उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वह बहुत अच्छी लड़की है। एडवर्ड कार में प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर और भी खुश होता है। फिर वह अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे जल्दी बताओ, प्रेग्नेंट वुमन के लिए सबसे हेल्थी खाना क्या हो सकता है? मैं उसे लंच में वहीं खिलाऊंगा। लंच सीन। दोपहर में डेजी और उसकी फ्रेंड नूडल्स और कॉफ़ी खा रही होती हैं। तभी एडवर्ड वहां पहुंचकर कहता है, तुम मेरे साथ लंच करने चल रही हो। डेजी चौंक कर कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं यहीं अपनी फ्रेंड के साथ खा लूँगी। एडवर्ड डेजी की फ्रेंड से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे यहाँ पर बैठने से दिक्कत है? डेजी की फ्रेंड मुस्कुराकर कहती है, नहीं सर, आप बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ड वहीं बैठ जाता है और नूडल्स ऑफ कॉफ़ी हटाते हुए कहता है, तुम ये सब नहीं खाओगी, ये न्यूट्रिशियस नहीं है। डेजी मन ही मन सोचने लगती है, कहीं एडवर्ड को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता तो नहीं चल गया। वह गुस्से में पूछती है, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? एडवर्ड काल्मली कहता है, मैं अजीब बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें कुछ मुझे बताना चाहिए। डेजी तुरंत कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एडवर्ड ताली बजाता है और उसका असिस्टेंट 5 सितारा होटल का खाना लेकर आ जाता है। वो खाना देखकर डेजी की फ्रेंड खुश होकर कहती है, ये तो बहुत महंगा खाना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
एडवर्ड खुद डेजी के लिए खाना निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारे रीसेंट काम से बहुत खुश था, इसलिए ये ट्रीट दे रहा हूँ, बस ये सोचकर खा लो। डेजी की फ्रेंड कहती है, एडवर्ड सर कितने अच्छे हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखते हैं। आखिर डेजी खाना खाने लगती है। यह सब दूर खड़ी विक्टोरिया देख लेती है और जलन से मन ही मन कहती है, मैंने इसे इतने लेसन्स दिए लेकिन ये अभी भी नहीं समझी, अब इसे और कड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑफिस सीन। इसके बाद डेजी अपने मैनेजर के पास जाती है और कहती है, प्लीज़ मुझे अब्रॉड वाली ब्रांच में काम करने के लिए भेज दीजिए। मैनेजर शांत होकर कहता है, ये मेन हेडक्वार्टर है। आइस सीन मैनेजर पूछता है, डेजी तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। डेजी धीरे से जवाब देती है, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैनेजर कहता है, और अगर मैं मना कर दूँ? डेजी आंसू रोकते हुए कहती है, माफ़ करना सर, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं। अगर आप मुझे भेज देंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैनेजर थोड़ी देर सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डेजी बहुत खुश हो जाती है और मैनेजर को बार बार थैंक यू कहती है। मैनेजर आगे कहता है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। चेयरमैन की वाइफ ने तुम्हें डिनर पार्टी पर बुलाया है। उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया था और वो तुम्हें पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहती हैं। वहाँ ज़रूर जाना। डिनर पार्टी सीन। डेजी वहाँ पहुँचती है, लेकिन चेयरमैन की वाइफ पहले से विक्टोरिया के साथ मिली हुई होती है। उसकी बहनें भी वहाँ मौजूद होती हैं। चेयरमैन की वाइफ कहती है, डेजी हमारे साथ ड्रिंक करो। डेजी पोलाइटली मना कर देती है, माफ़ कीजिए माम, मैं ड्रिंक नहीं करती। चेयरमैन की वाइफ कहती है, तो फिर टेबल पर खाना सर्व कर दो। ये दोनों लड़कियां रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये काम कभी किया नहीं। डेजी मजबूरी में ऐसा करती है। अचानक विक्टोरिया की एक बहन चैंपेन बोतल खोलकर डेजी पर गिरा देती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ मुंह पर सॉरी बोलती है, लेकिन ये सब जानबूझकर किया गया होता है। उसी वक्त विक्टोरिया की बहनें गॉसिप करने लगती हैं, यही वो लड़की है जो हमारे ब्रदर इन लॉ को अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी कहती है, शायद ये बेड में अच्छी होगी, तभी एडवर्ड इसके पीछे पड़ा है। इसके बाद एक बहन डेजी को धक्का दे देती है। डेजी के हाथ से क्रिस्टल कलेक्शन गिरकर टूट जाता है। सभी शॉक में बोलते हैं, तुमने इतना एक्सपेंसिव क्रिस्टल तोड़ दिया। डेजी घबराकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसकी कीमत मैं चुका दूंगी, प्लीज़ बताइए कितनी है। चेयरमैन की वाइफ मुस्कुराकर कहती है, $1,30,00,000, लेकिन तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर सकती हूँ, $1 करोड़ दे देना। डेजी के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, मैडम मैंने 3 सालों में सिर्फ $1 मिलियन बचाया है, वो मेरी पूरी सेविंग है, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, क्या मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हूँ? चेयरमैन की वाइफ कोल्डली जवाब देती है, नहीं, मुझे आधे अधूरे पैसे पसंद नहीं। फिर वह कहती है, एक काम करो, मैं तुम्हें चांस देती हूँ, ये $5 मिलियन का नेकलेस है, अगर तुम इसे ढूंढ लोगी तो $1 मिलियन माफ़, और अगर नहीं ढूंढ पाई तो अभी कैश देना होगा। वो नेकलेस स्विमिंग पूल में फेंक देती है। डेजी सहमी खड़ी रह जाती है। एडवर्ड साइड सीन। उसी समय एडवर्ड बेबी के लिए शॉपिंग कर रहा होता है। जब डिनर का समय आता है तो वह पूछता है, डेजी कहाँ है? असिस्टेंट बताता है, सर वो काफ़ी घंटों से गायब है। एडवर्ड गुस्से में कहता है, तुरंत पता करो वो कहाँ है। पूल सीन। चेयरमैन की वाइफ और विक्टोरिया की बहनें टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं और हंसते हुए कहती हैं, कितनी गरीब लड़की है, सिर्फ $1 मिलियन भी नहीं दे सकती, देखो पूल के सामने खड़ी है। वे डेजी के पास जाकर कहती हैं, तुम पूल में क्यों नहीं कूद रही? डेजी रोते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पूल में नहीं कूद सकती, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? विक्टोरिया की बहनें ताना मारती हैं, तुमने हमारे ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस किया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे डेजी को ज़बरदस्ती पूल में धक्का देने वाली होती हैं। डेजी चीखती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं गर्भवती हूँ। इतना सुनते ही विक्टोरिया वहाँ पहुँच जाती है और जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, गर्भवती? किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो? कहीं तुम्हारे पेट में एडवर्ड का बच्चा तो नहीं पल रहा? पूल सीन। डेजी रोते हुए कहती है, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पेट में मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और मैं तो यहाँ से अब्रॉड दूसरे हेडक्वार्टर जाने वाली हूँ।
प्लीज़ मुझे जाने दो। विक्टोरिया मन ही मन सोचती है, अगर इसके पेट में सच में एडवर्ड का बच्चा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। एडवर्ड और उसकी पूरी कंपनी के बेनिफिट्स इस लड़की को मिल जाएंगे और एडवर्ड की फैमिली में भी इसकी जगह बन जाएगी। वह गुस्से से सबको कहती है, इसे पूल में फेंक दो। एडवर्ड अराइव्स। एडवर्ड का असिस्टेंट दौड़कर बताता है, सर, डेजी को चेयरमैन की वाइफ ने कॉकटेल पार्टी में बुलाया है और वहाँ विक्टोरिया की बहनें भी हैं। एडवर्ड चौंकता है, चेयरमैन की वाइफ उसे डिनर पर क्यों बुलाएगी? ज़रूर विक्टोरिया का कोई खेल है। एडवर्ड शक में भागा चला जाता है। उधर विक्टोरिया डेजी के ऊपर ग्लास फेंकती है और उसे पूल में धकेलने वाली होती है। तभी एडवर्ड वहाँ पहुँचता है और गुस्से से चिल्लाता है, सब यहाँ से हट जाओ। सभी डर कर पीछे हट जाते हैं। एडवर्ड तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। जब डेजी को ले जाया जा रहा होता है, वह रोते हुए कहती है, मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। एडवर्ड उसका हाथ पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। वह सब पर गुस्से से चिल्लाता है, जिसने भी ये किया है सबको इसकी सज़ा मिलेगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। हॉस्पिटल सीन। जब डेजी का ऑपरेशन चल रहा होता है, विक्टोरिया की दोनों बहनें एडवर्ड के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती हैं, हमें नहीं पता था कि उसके पेट में आपका बच्चा है, वरना हम कभी ऐसा नहीं करती, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। एडवर्ड गुस्से में कहता है, अब तुम्हारी फैमिली से मैं सारे फंड्स वापस ले रहा हूँ, आगे से कोई भी बिजनेस डील नहीं होगी। ये सुनकर दोनों बहनें रोने लगती हैं, लेकिन एडवर्ड बिल्कुल नहीं मानता। फिर चेयरमैन और उनकी वाइफ एडवर्ड के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं। चेयरमैन की वाइफ रोते हुए कहती है, सर, ये सब आपकी वाइफ विक्टोरिया के कहने पर हुआ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। एडवर्ड ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी से भी सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस ले रहा हूँ। उसी वक्त चेयरमैन की वाइफ को कॉल आता है, आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। चेयरमैन शॉक में अपनी वाइफ को थप्पड़ मारकर कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। एडवर्ड कहता है, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जा सकते हो। एडवर्ड और विक्टोरिया का सामना। विक्टोरिया गुस्से में चिल्लाती है, सबको तो तुमने भगा दिया, अब मेरा क्या करोगे? तुम्हारे अंदर हिम्मत है? एडवर्ड उसके पास जाकर एक फाइल उसके मुंह पर फेंकता है और सख्ती से कहता है, ये मैरिज एग्रीमेंट है, मैं इसे तोड़ रहा हूँ, अब से इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। विक्टोरिया चीखती है, तुम मेरे साथ ये सब सिर्फ उस गरीब लड़की के लिए कर रहे हो, तुम पछताओगे। वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल रूम। एडवर्ड डेजी से मिलने जाता है। जैसे ही डेजी को होश आता है, वह घबरा कर पूछती है, मेरा बच्चा कैसा है? एडवर्ड शांत स्वर में कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, बच्चा बिल्कुल ठीक है। डेजी राहत की सांस लेते हुए कहती है, ठीक है तो कोई बात नहीं। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या आप इस बच्चे को रखना चाहते हो? क्योंकि मैं इसे रखना चाहती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। मैं आपको और आपकी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्रॉमिस। एडवर्ड गुस्से में कहता है, तुम्हें ये सब करने की परमिशन किसने दी? वो मेरा बेबी है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। डेजी कांपते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, आपकी वाइफ भी है, इसी वजह से पहले ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, अब और नहीं होनी चाहिए। एडवर्ड सख्त लहजे में कहता है, तुम ज़्यादा मत बोलो। एडवर्ड्स हाउस। एडवर्ड डेजी को अपने घर लेकर आता है। वहाँ उसकी मदर और विक्टोरिया मौजूद होती हैं। विक्टोरिया गुस्से में कहती है, प्लीज़ आप इसे कुछ कहिए, यह इसे घर भी लेकर आ गया है। एडवर्ड की मदर सख्त स्वर में कहती है, एडवर्ड, तुम किसी भी लड़की को ऐसे ही घर नहीं ला सकते। एडवर्ड कामली जवाब देता है, वह मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसका ध्यान रखूं। यह सुनकर एडवर्ड की मदर खुश हो जाती है। एडवर्ड का बेबी होने वाला है, मैं इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। असल वजह ये थी कि विक्टोरिया बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं थी। विक्टोरिया तिल मिलाकर पूछती है, आप इसकी साइड क्यों ले रही हैं? एडवर्ड की मदर धीरे से कहती है, तुम समझ नहीं रही, पहले ये बेबी होने दो, उसके बाद इसकी माँ भी तुम बनोगी और फिर इस लड़की को हम बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर विक्टोरिया के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। एडवर्ड एंड डेजी। एडवर्ड डेजी को दवा पिलाता है। डेजी जाने लगती है तो एडवर्ड रोक कर कहता है,
तुम अब यहीं रहोगी, मैं विक्टोरिया के साथ नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा और ये बेबी भी हमारा होगा, हम एक फैमिली बनेंगे। एडवर्ड सच में डेज़ी को अपने साथ लेकर शादी कर लेता है। डेज़ी कांपती आवाज़ में पूछती है, क्या तुमने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है? एडवर्ड दृढ़ स्वर में कहता है, नहीं, मुझे हमारी फैमिली चाहिए। तुम समझ नहीं रही। विक्टोरियाज एग्जिट। एडवर्ड का असिस्टेंट विक्टोरिया के सारे बैग्स पैक कर देता है और कहता है, मैम, अब आपको इस घर से बाहर जाना होगा। विक्टोरिया गुस्से में चिल्लाती है, तुम असिस्टेंट हो, मुझे ऑर्डर मत दो, मैं अभी एडवर्ड की मदर को बुलाती हूँ। असिस्टेंट काम होकर कहता है, मुझे सैलरी एडवर्ड सर देते हैं, इसलिए आप किसी को भी बुला लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एडवर्ड की मदर आती है। विक्टोरिया उनसे कहती है, ये मुझे घर से निकाल रहे हैं। एडवर्ड की मदर कहती है, अभी के लिए घर चली जाओ, बाद में मैं तुम्हें बुला लूँगी, मुझ पर भरोसा रखो। विक्टोरिया मजबूरी में वहाँ से चली जाती है। फ्यू मंथ्स लेटर एडवर्ड हर दिन डेज़ी को खाना खिलाता है, उसका ख्याल रखता है। ऑफिस में असिस्टेंट्स आपस में कहते हैं, आजकल सर को क्या हो गया है, वो इतनी जल्दी घर चले जाते हैं। एडवर्ड घर पहुंचकर डेज़ी की सर्विस करता है, उसके पैरों की मसाज तक करता है, लेकिन डेज़ी मन ही मन सोचती है, मुझे अपने बेबी को लेकर यहाँ से भागना होगा। एडवर्ड सिर्फ तब तक मुझे प्यार और प्यार देगा जब तक बेबी पैदा नहीं हो जाता, उसके बाद वह बेबी छीन लेगा और मुझे बाहर निकाल देगा। एडवर्ड बाहर असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। उसी समय डेज़ी दूध में कुछ मिला देती है और एडवर्ड को पिला देती है। एडवर्ड बेहोश हो जाता है। डेज़ी मौका देखकर घर से भाग निकलती है। एनकाउंटर विद विक्टोरिया। डेज़ी मार्केट से अपने बेबी के लिए सामान खरीद रही होती है। तभी विक्टोरिया उससे टकरा जाती है और हंसकर कहती है, तुम्हें क्या लगा, एडवर्ड सच में तुम्हें मानता है? जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वह उसे मुझे दे देगा, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुम उसके लिए सिर्फ एक टूल हो, एक डिलीवरी गर्ल। डेज़ी कांपते स्वर में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, और वहाँ से भाग जाती है। 5 years later, डेज़ी अब अपनी बेटी एलाइजा के साथ रहती है। एलाइजा प्रोफेसर मिलर को ग्रैंडपा कहकर बुलाती है। डेज़ी भी रोते हुए मिलर को कहती है, आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। पेंटिंग में मुझे जो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले वो सब आपके कारण हैं। एडवर्ड्स साइड कंपनी में एडवर्ड वाइस प्रेसिडेंट से कहता है, पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे डेज़ी जैसी लगी। वाइस प्रेसिडेंट ठंडी आवाज़ में कहता है, 5 साल हो चुके हैं एडवर्ड, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तुम्हें बता दिया गया था कि तुम्हारी मदर और विक्टोरिया ने मिलकर बच्चे को भी मार दिया और डेज़ी भी मर गई। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? एडवर्ड गुस्से में कहता है, मैंने उसकी डेड बॉडी नहीं देखी, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि वो मर गई है। एडवर्ड सस्पिशन। एडवर्ड सोचता है, मुझे लगता है कि डेज़ी कहीं ना कहीं जिंदा है और मेरा बच्चा भी जिंदा है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, प्रोफेसर मिलर खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन हमारी डील उनकी स्टूडेंट टीना के साथ होगी। उसने इंटरनेशनल पेंटिंग अवार्ड जीता है। एडवर्ड चौंकता है, इतना बड़ा अवार्ड, बहुत अच्छी बात है। डेज़ी एस टीना दूसरी तरफ डेज़ी को ये सारी बातें पता चलती हैं। वह शौक में सोचती है, ये सब गलत हो रहा है, मुझे पहले चेक करना चाहिए था कि प्रोफेसर मुझे किस कंपनी में भेज रहे हैं, और ये तो एडवर्ड की कंपनी निकली। अब मैं क्या करूं? एलाइजा पूछती है, मम्मी, क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? डेज़ी मुस्कुराकर कहती है, अच्छे हैं, लेकिन अगर मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो मुझे बहुत पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ये करना ही होगा। तुम मेरी अच्छी बच्ची हो, यहीं रहना। मैं सिर्फ बिजनेस डील करके आती हूँ, इंतज़ार करना और कहीं मत जाना। वह एलाइजा को एक फ़ोन पकड़ा देती है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। मीटिंग एट कंपनी। डेज़ी टीना बनकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलती है। उसे डेज़ी का काम बहुत पसंद आता है। वाइस प्रेसिडेंट सोचता है, ये तो बिल्कुल डेज़ी जैसी दिखती है, लेकिन डेज़ी तुरंत कहती है, नहीं, मैं तो टीना हूँ। वीआईपी रेस्टोरेंट सीन। एलाइजा वीआईपी रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है। तभी एक आदमी की महंगी वॉच गायब हो जाती है। वह गुस्से में एलाइजा पर इल्ज़ाम लगाता है, यही लड़की चोर है, इसी ने मेरी वॉच चुराई होगी। एलाइजा घबरा कर कहती है, नहीं, मैंने नहीं चुराई, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आदमी चीखता है, तुम जैसी छोटी बच्ची वीआईपी रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? झूठ मत बोलो। वह एलाइजा को मारने ही वाला होता है कि एडवर्ड आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। एडवर्ड एलाइजा से नरमी से कहता है, डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा।
अपने असिस्टेंट से सीसीटीवी चेक करवाता है। सच सामने आता है, आदमी ने खुद ही वॉशरूम में छोड़ दी थी। एडवर्ड सख्ती से कहता है, इस बच्ची से माफ़ी मांगो। आदमी इनकार करता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है, एडवर्ड थॉमस कंपनी का प्रेसिडेंट है, उससे पंगा मत ले। आदमी मजबूरी में माफ़ी मांग लेता है। एडवर्ड गुस्से में कहता है, अब यहाँ से निकल जाओ। इलाइजा एंड एडवर्ड बॉन्डिंग। इलाइजा एडवर्ड के हाथ पकड़ लेती है। एडवर्ड हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? इलाइजा मासूमियत से कहती है, आपने तो मुझे खाया ही नहीं। मम्मी ने कहा था कि आप डेविल अंकल हो जो बच्चों को खा लेते हो। एडवर्ड हंसने लगता है, कहती है, आपसे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल मम्मी जैसी। एडवर्ड सॉफ्टली पूछता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इलाइजा कहती है, मम्मी बिजनेस मीटिंग करने गई हैं, मुझे यहाँ वेट करने को कहा है। एडवर्ड गंभीर होकर सोचता है, किसी बच्चे को अकेला छोड़ना ये तो अच्छी बात नहीं। वह इलाइजा को अपनी कंपनी लेकर चला जाता है। सब एम्प्लॉई चौंक जाते हैं। एडवर्ड सर किसी बच्ची को गोद में लेकर आए हैं, उनकी सॉफ्ट साइड भी है। एडवर्ड इलाइजा के लिए दूध और चॉकलेट्स मंगवाता है। असिस्टेंट सोचती है, सर के साथ कितना बुरा हुआ है, शायद उन्हें यही चाहिए था। एडवर्ड इलाइजा को देखकर मन ही मन सोचता है, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो आज इसी उम्र की होती। इलाइजा आंसू भरकर कहती है, मुझे अजीब लगता है जब सबके पापा होते हैं और मेरे नहीं। मम्मी कहती हैं कि मेरे पापा मर चुके हैं, क्या आप मेरे पापा बनोगे? आप बहुत अच्छे हो। एडवर्ड इमोशनल होकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारे पापा बनूंगा। वह इलाइजा को अपना नंबर भी दे देता है, जब चाहो मुझे कॉल कर लेना। क्लोज कॉल विद डेजी। तभी डेजी फ़ोन करके इलाइजा को कहती है, जल्दी से फ्रंट डोर पर आओ। इलाइजा चली जाती है। पीछे से एडवर्ड भी आ जाता है। डेजी अपना चेहरा ढक लेती है ताकि एडवर्ड उसे पहचान न सके। एडवर्ड कहता है, आपकी बेटी को आज कुछ लोगों ने परेशान कर दिया था, प्लीज़ उसका ध्यान रखा कीजिए। किंडरगार्टन फंक्शन। अगले दिन इलाइजा का किंडरगार्टन में फंक्शन होता है। इलाइजा उत्साह से एडवर्ड को बुलाती है, लेकिन जब डेजी देखती है कि एडवर्ड भी उसके साथ आना चाहता है, वह घबरा कर कहती है, आप प्लीज़ चले जाइए। एडवर्ड्स थॉट्स। डेजी इलाइजा को लेकर चली जाती है। एडवर्ड देर से पहुंचता है और मन ही मन सोचता है, ये कैसी माँ है, काम की वजह से अपनी बच्ची के साथ कभी नहीं आती। क्लासरूम में जब टीचर पूछती है, इलाइजा के तो पापा ही नहीं हैं। एडवर्ड अचानक बोल उठता है, आपको गलत फहमी हुई है, वो मुझसे नाराज़ है इसलिए उसने ऐसा लिखा है। टीचर्स कॉल बाद में डेजी को इलाइजा की टीचर कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। डेजी इलाइजा को डांटते हुए कहती है, तुमने किसे अपना पापा बना दिया और तुम उससे कांटेक्ट कैसे कर रही थी? इलाइजा मासूमियत से कहती है, उसका नंबर मेरे फ़ोन में है। डेजी तुरंत कॉल करती है और एडवर्ड की आवाज़ पहचान लेती है। एडवर्ड गुस्से से कहता है, आपका काम आपकी बेटी से इम्पॉर्टेंट है? उसे ये सोचकर कितना बुरा लगता है कि उसके पापा नहीं हैं, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, कभी उस पर भी ध्यान दीजिए। एडवर्ड कॉल कट कर देता है। डेजी इलाइजा को गले लगाकर रोती है, काश मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला पाती, लेकिन मुझे डर है कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। विक्टोरिया की मैनिपुलेशन। विक्टोरिया एडवर्ड से कहती है, तुम अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा। तुम नाराज़ हो क्योंकि तुम्हारा बच्चा मर गया, लेकिन क्या अब उन्हें मरते हुए भी नहीं देखोगे? उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो एक रूमाल दिखाती है जिस पर खून के धब्बे होते हैं। ये खून तुम्हारी माँ के मुंह से निकला है, अब तो मिलाओ। एडवर्ड असिस्टेंट से कहता है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। पीछे से डेजी सब देख लेती है। एडवर्ड्स मदर। एडवर्ड घर पहुँचता है, लेकिन विक्टोरिया ने उसकी मदर के साथ मिलकर नाटक रचा होता है। एडवर्ड की माँ हंसकर कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एडवर्ड ठंडे स्वर में, अगर आप ठीक हैं तो मैं जा रहा हूँ, मीटिंग में भी जाना है। वो जाने लगता है तो माँ कहती है, मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी वाइफ और बेबी वापस आ चुके हैं। एडवर्ड बस इतना कहता है, आप अपना ध्यान रखिए, और चला जाता है। एडवर्ड के जाते ही विक्टोरिया गुस्से में उसकी माँ को डांटती है, तुम एक नंबर की यूज़लेस औरत हो, मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी। एडवर्ड की माँ रोते हुए कहती है, तुम समझती क्यों नहीं, मैंने उसके बेबी और वाइफ को मार दिया। विक्टोरिया झल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ बुढ़िया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। एडवर्ड की माँ धीरे से कहती है, मैं रोज़ गिल्ट में जीती हूँ कि मैंने अपनी पोती को मार दिया।
ड्रग्ड वाइन सीन। विक्टोरिया किसी को कॉल करती है, मुझे ड्रग्स चाहिए। एडवर्ड वाइस प्रेसिडेंट के साथ बार में ड्रिंक करने जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम कब तक खुद को सजा दोगे, थोड़ा वाइन पीकर गम भुला दो। एडवर्ड की वाइन में पहले से ड्रग्स मिला दी जाती है। एडवर्ड उसे पी लेता है। थोड़ी देर बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। एडवर्ड एंड डेजी इंटीमेट मोमेंट। उसी बार के पास डेजी आती है क्योंकि उसे प्रोफेसर का कॉल आया था कि उनकी स्टूडेंट नशे की हालत में है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात एडवर्ड से हो जाती है। एडवर्ड नशे में उसे देखकर कहता है, तुम वापस आ गई, मुझे पता था तुम जिंदा हो। डेजी सख्त लहजे में, मुझसे दूर रहो, तुम वजह हो कि मेरा बेबी मर गया। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एडवर्ड की हालत देखकर उसे रोक लेती है और रूम में ले जाती है। ड्रग्स के असर में दोनों के बीच इंटीमेट मोमेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह एडवर्ड उठता है और कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसे एलाइजा की फ़ोटो वाला की चेन मिलता है। एडवर्ड शॉक में सोचता है, तो वो टीना असल में डेजी थी। बिजनेस फॉल आउट। तभी डेजी को कॉल आता है, एडवर्ड ने तुम्हारे साथ सारे कनेक्शंस तोड़ दिए हैं, कोऑपरेशन भी कैंसिल कर दिया है। डेजी सोचती है, अब वो मुझसे बदला ले रहा है। वो मुंह ढककर कंपनी पहुंचती है। एडवर्ड की असिस्टेंट कहती है, सर आपसे मिलने टीना आई है। एडवर्ड्स ऑफिस। एडवर्ड गुस्से में असिस्टेंट से कहता है, उसे बोलो यहाँ से चली जाए। लेकिन डेजी ठहर जाती है और कहती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिल जाता। वाइस प्रेसिडेंट आगे बढ़कर डेजी को एडवर्ड के कमरे तक ले जाता है। एडवर्ड सख्त आवाज़ में, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तुम मेरे बेड तक आ गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डेजी आंसुओं के साथ कहती है, शायद आप भूल रहे हैं कि कल रात आपको किसी ने ड्रग्स दिए थे। मैं तो बस आपको सेफली आपके रूम तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आपने ही मुझे फोर्स किया। वह अपने गले पर निशान दिखाती है। एडवर्ड शॉक में याद करता है, हाँ उसने ही फोर्सफुली सब किया था, लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि ये एलाइजा की माँ टीना है, न कि डेजी। एडवर्ड कहता है, तुमने अपना मास्क क्यों पहन रखा है, इसे उतारो। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, मुझे पूरा यकीन है यही डेजी है, अपना मुंह छुपा रही है, बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। डेजी बहाना करती है, मुझे पॉलन से एलर्जी है इसलिए मास्क पहना है। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, अगर आप कोऑपरेशन तोड़ना चाहते हैं तो मुझे 10 करोड़ देने होंगे। उपराष्ट्रपति घबराकर पूछता है, अब हम क्या करेंगे। एडवर्ड काल्म होकर कहता है, चिंता मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहा। वाइस प्रेसिडेंट चौंक कर, तुम क्या कह रहे हो। एडवर्ड मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी वॉच खो गई थी और मैंने सिर्फ उसकी खुशबू से ढूंढ निकाली थी। मैं खुशबू से चीज़ें पहचान सकता हूँ, और मैंने डेजी की खुशबू पहचान ली है। टीना वही डेजी है। किंडरगार्टन सीन। डेजी एलाइजा को लेने किंडरगार्टन आती है। एडवर्ड भी वहाँ आ जाता है। डेजी तुरंत मास्क लगा लेती है। एलाइजा खुश होकर एडवर्ड से मिलती है। एडवर्ड पास आकर डेजी की कमर पकड़ लेता है। डेजी फुसफुसाकर, तुम ये क्या कर रहे हो। एडवर्ड मुस्कुराकर, यहाँ सब लोग हैं इसलिए नाटक कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज करना चाहोगी। रेस्टोरेंट सीन। एडवर्ड डेजी और एलाइजा को खाने पर ले जाता है। उसी समय कार में विक्टोरिया और एडवर्ड की माँ होते हैं। एडवर्ड की माँ थकी हुई आवाज़ में कहती है, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर मैं मर जाऊं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपने बेटे की वाइफ और उसके बच्चे को मारकर। विक्टोरिया हैरान रह जाती है जब वो दूर से डेजी और एलिजा को एडवर्ड के साथ देखती है। वो शौक में सोचती है, ये औरत कौन है और ये बच्ची कहाँ से आ गई। रेस्टोरेंट किचन। एडवर्ड डेजी के लिए वही सूप मंगवाता है जो डेजी 5 साल पहले खाया करती थी। ओनर बताता है, जब आप प्रेग्नेंट थी तो एडवर्ड खुद यहाँ आकर ये सूप बनाना सीखते थे और आज भी आपके लिए खुद किचन में खड़े होकर डिशेस बना रहे हैं। एलाइजा मस्ती में डेजी का मास्क उतार देती है। एडवर्ड उसका चेहरा देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो पहले ही जानता था कि ये डेजी ही है। डेजी गुस्से में किचन में पहुंचती है और कहती है, तुम कब से जानते हो कि मैं वापस आ गई हूँ। एडवर्ड काम होकर कहता है, मुझे पहले से पता था। डेजी चिल्लाकर, विक्टोरिया कहाँ छुपी हुई है, उसे सामने लाओ, तुम दोनों मिलकर साजिश रच रहे हो ताकि एलाइजा को मुझसे छीन सको, है ना। एडवर्ड शॉक में, तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेजी आंसुओं में, झूठ मत बोलो, तुम मेरा एलाइजा को छीनना चाहते हो।
तुम भी उस दिन रेडी थे जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था मेरे बेबी को मारने के लिए। एडवर्ड हक्का बक्का। ये तुम्हें किसने बताया? डेजी गुस्से से। विक्टोरिया ने। उसने सब बता दिया कि तुमने फेक केयर करने का ड्रामा किया। तुम्हारा प्लान था मेरा बेबी लेकर मुझे अलग कर दोगे। लेकिन सुन लो एडवर्ड, तुम्हारा बेबी 5 साल पहले मर चुका है और एलाइजा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। एडवर्ड विनती करता है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। एडवर्ड्स प्ली। एडवर्ड आंसुओं में कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें और एलाइजा के साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। मुझे विक्टोरिया से कोई मतलब नहीं है। डेजी गुस्से में, झूठ मत बोलो। वह वहाँ से बाहर चली जाती है। विक्टोरियाज़ ईवल प्लान। विक्टोरिया एडवर्ड की मदर का इस्तेमाल फिर करती है। वह उसकी कलाई की नस काट देती है और उसकी खून से भीगी हुई फ़ोटो एडवर्ड को भेज देती है। एडवर्ड शॉक में माँ के पास पहुँचता है। एडवर्ड की मदर खून से लथपथ रेस्टोरेंट तक पहुँचती है। तभी एलाइजा भागकर उसके पास आती है। ग्रैंडमा, आपको क्या हुआ? प्लीज़ हॉस्पिटल चलते हैं। इसी बीच डेजी बाहर आती है और देखती है एलाइजा गायब है। वह घबरा कर एडवर्ड से कहती है, एलाइजा कहाँ है? एडवर्ड शांत करता है, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक्सीडेंट सीन। डेजी टैक्सी ढूंढने के लिए बीच सड़क में चली जाती है। अचानक उसकी जान पर बन आती है। एडवर्ड की मदर दौड़कर डेजी को धक्का देकर बचा लेती है और खुद एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। एडवर्ड रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है। मॉम, आपको कुछ नहीं होगा। एडवर्ड की मदर टूटे हुए स्वर में कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चे को भी मारा और तुम्हारी वाइफ को भी। एडवर्ड कांपते हुए कहता है, नहीं, आप चिंता मत कीजिए, देखिए वो दोनों अभी जिंदा हैं। वह डेजी और एलाइजा को दिखाता है। एडवर्ड की मदर शॉक में बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल कन्फेशन। हॉस्पिटल में होश आने पर एडवर्ड की मदर सब कुछ कन्फेस करती है। मैंने विक्टोरिया से तुम्हारी शादी इसलिए कराई क्योंकि उसने मुझे किडनी देकर मेरी जान बचाई थी। एडवर्ड शांत होकर कहता है, आपसे किसने कहा कि किडनी उसने दी थी? वो किडनी मैंने दी थी मॉम, और ये बात मैंने आपसे छुपाई थी। ऑपरेशन थिएटर में मैंने विक्टोरिया को जानबूझकर भेज दिया था। ये मेरी ही गलती थी। एडवर्ड की मदर गिल्ट में रोने लगती है। एलाइजा उसका हाथ पकड़कर सॉफ्टली कहती है, ग्रैंडमा। ये सुनकर एडवर्ड की मदर मुस्कुराती है और उसी पल दम तोड़ देती है। एलाइजा's कंडीशन। अचानक एलाइजा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स जांच करके कहते हैं उसे तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मैच सिर्फ उसके फादर से हो रहा है। डॉक्टर चेतावनी देते हैं, लेकिन हमें पक्का नहीं है कि एडवर्ड बच पाएगा या नहीं। उसने पहले ही किडनी सर्जरी करवाई है। एडवर्ड बिना सोचे तैयार हो जाता है। फाइनल सर्जरी होती है। एलाइजा बच जाती है, लेकिन एडवर्ड बेहोश रहता है। सब मिलकर उससे बातें करते हैं, आंसुओं से पुकारते हैं। आखिरकार एडवर्ड की आंखें खुलती हैं। हैप्पी एंडिंग। एडवर्ड, डेजी और एलाइजा तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ये इमोशनल सीन देखकर आंसू पोंछता है। कैमरा जूम आउट होता है। एक टूटी हुई फैमिली आखिरकार पूरी हो चुकी है। द एंड। एक नई शुरुआत, एक कंप्लीट फैमिली के साथ।